ओके जी, गुड इवनिंग। कैश फ्लो स्टेटमेंट का हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है। तो आज हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। कल वाला जो पिछली क्लास में जो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने किया था उसको जल्दी से एक बार के लिए रिवाइज करते हैं, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें कैश फ्लो को हम शो करते हैं, कैश का आना और कैश का जाना, ठीक है। हो सकता है पॉजिटिव आउटफ्लो, हो सकता है नेगेटिव आउटफ्लो। कैश फ्लो हमने यहाँ पे देखा था कब क्या दिखाना होता है, बिटवीन द टू बैलेंस शीट डेट्स, कि एक बैलेंस शीट डेट से पिछले दूसरी बैलेंस शीट डेट को क्या कैश का चेंज आया। मतलब पिछले साल 31 मार्च को कैश कितना था और इस साल 31 मार्च को कैश कितना है। हमने पिछले पार्ट में क्या सीखा था कि 31 मार्च 2019 को किसी कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 5000 है, अगले साल 1000 है, तो कितने का चेंज आया? 1000 का। अगर बाई चांस 6000 की जगह 5000 हो जाता तो माइनस 1000 का। तो ये होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक दो सालों के बीच में आपका कैश का कितना चेंज आया उसको बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहां पे बात करी जाती है सिर्फ और सिर्फ नकदी, रोकड़े की, कैश, बैंक बैलेंस। यहाँ पे क्रेडिट, सेल, परचेज के बारे में कुछ नहीं देखा जाता। कैश, बैंक बैलेंस, पेटीएम, गूगल पे, आजकल तो उसको भी बैंक बैलेंस ही बोलते हैं। तो उसके साथ आपको कैश को चेंज कितना आया किसी कंपनी का हर साल में, पिछले साल से इस साल में, तो उसको आपको चेक करना है। अच्छा जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन सा मेथड फॉलो किया जाता है? डायरेक्ट मेथड के इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। आज समझाऊंगा क्या होता है इनडायरेक्ट मेथड। दूसरा, कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया जाता है? AS3। AS की फुल फॉर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब कि अकाउंटिंग के रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं AS3। अब उसके बाद है जी कैश फ्लो के ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंस। तो मैं इंपॉर्टेंस कुछ कुछ करा रहा हूं जो मेरे काम के मतलब की चीज है, अदरवाइज थ्योरी है, मैं आपको पढ़ने के लिए देने वाला हूं आज। कैश फ्लो के इंपॉर्टेंस मैं आपको बताने वाला हूं, क्या इंपॉर्टेंस है या क्या यूजेस है। सबसे पहला है यूज फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। याद रखना, कैश हमेशा जल्दी से जल्दी चाहिए होता है, थोड़े से थोड़े टाइम में चाहिए होता है, इसलिए इसको शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के काम पे काम आता है। मतलब जैसे आपको किसी को पैसे देने हैं, अपने क्रेडिटर्स को, किसी से पैसे लेने हैं अपने डेटर से, तो जल्दी से जल्दी कैश की रिकवरी हो या जल्दी से जल्दी कैश की पेमेंट करें, तो इसलिए शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। बाकी और सब चीजें ये थ्योरी की हैं। आगे प्रोसीजर पे आओ, पेज टर्न करो। प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट। AS3 ने आपको एक फॉर्मेट बताया, उसके अकॉर्डिंग आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बता के चलना है। प्रोसीजर मिला जी? प्रोसीजर की पहली लाइन पढ़ो, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखो ICAI। जैसे आप लोगों का बोर्ड कौन सा है? CBSE। जो हम CA लोगों का बोर्ड है ना, हमारा बोर्ड का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI। ये हमारा बोर्ड है, यही इसी को हम पैसे देते हैं हर साल, इसी ने हमें डिग्री दी है, इसी के दायरे के अंदर रह के हम मेंबर्स हैं। जिनकी CA हो जाती है वो मेंबर बन जाते हैं। जैसे मैं ICAI का एक मेंबर हूं, जो स्टूडेंट है वो ICAI के क्या है? स्टूडेंट्स हैं, जिनकी CA अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। तो ICAI में दो तरह के लोग होते हैं, एक स्टूडेंट्स, एक मेंबर्स। तो हम लोग कौन है? मेंबर्स। तो जो मेंबर्स बन जाते हैं, आगे जो मेंबर्स हो जाते हैं, जो CA बन जाते हैं, उनकी आपस में कमेटी बनती है। जैसे समझ लो इंडिया में टोटल एट प्रेजेंट पूरे इंडिया में सिर्फ 2.5 लाख CA हैं करंटली। हाँ, तो इंडिया के हिसाब से देखोगे ना, 140 करोड़ लोगों में से 2.5 करोड़ नहीं बोल रहा, 2.5 लाख, ठीक है। तो 2.5 लाख CA हैं, उसमें से जो सबसे इंटेलिजेंट है या जो इलेक्शंस लड़ते हैं उनकी एक कमेटी बन जाती है। वो कमेटी क्या काम करती है? ऐसे रूल्स रेगुलेशन बनाती है। तो उस एक कमेटी ने AS3 भी बनाया था। तो जो भी AS बनते हैं ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो सारे CA बनाते हैं। तो गवर्नमेंट को हम दे देते हैं जो CA। गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में क्या बोला? जो ICAI वाले स्टैंडर्ड्स बनाएंगे ना, स्टैंडर्ड मतलब अकाउंटिंग के रूल्स रेगुलेशन, वही वो गवर्नमेंट को सौंपेंगे, गवर्नमेंट उसको पब्लिश करके इंडिया में चलाती है। तो ये जो अकाउंटिंग के रूल रेगुलेशन बनते हैं ना, ये और कोई नहीं बनाता, CA बनाते हैं। कल को भगवान ने थोड़ा सा अच्छा भला किया, मैं दिल्ली गया, मैंने किसी जॉब के लिए पोस्ट किया या अप्लाई किया, या वैसी कमेटी में आए, तो हम भी उनको ये रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे जो आप लोगों को पढ़ने होंगे। तो ये चीज होती है। रूल अकाउंटिंग के रूल रेगुलेशन बनाने का हक गवर्नमेंट ने सिर्फ किसको दिया? ICAI को, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। उसके अंदर कौन होते हैं? CA। तो वही लोग बनाते हैं। यार अगर मैं CA की बात छोड़ भी दूं, सारी चीजें बनाता तो कोई इंसान ही है ना, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारी चीजें होती है, बताऊंगा फिर, अभी हमारा मुद्दा भटक जाएगा।
ठीक है जी, एएस आपको समझ में आ गया। सबसे पहला, दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैज बीन मेड मैंडेटरी इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो ये एएस कब से मैंडेटरी हुआ? 1/4/2001 से। इसको लिखो जी, AS3 कब से एप्लीकेबल है? 1/4/2001 से। सर कहने का मतलब ये जो रूल आया ना AS3 का, कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ये कब से अप्लाई हुआ है? 1/4/2001 से। ठीक है, दीज एंटरप्राइजेज आर फॉर सर्टेन एंटरप्राइजेज, कुछ कुछ कंपनियों के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी है। जैसे मैंने आपको एक सिंपल अक्षरों में कल क्या बताया था, कंपनीज को बनाना जरूरी है ना, सोल प्रोप्राइटर को नहीं। तो अब हम स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं कि इस रूल्स ने किन किन कंपनियों को लिखा। जो रिटर्न में होता है वही मानना है आपको, बात खत्म। मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ कंपनी लिखा ना, कि एक समझाने के लिए। आज ये बताएंगे और किस किस को। पहला, एंटरप्राइज हुज डेट या इक्विटी आर लिस्टेड, लिस्टेड ऑन, इसको लिखो। इसका मतलब होता है लिस्टेड कंपनी, जिनके शेयर या डिबेंचर अपन ट्रेड करते हैं ना स्टॉक मार्केट में। तो जो भी कंपनी जो लिस्टेड है उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना ही बनाना है। मतलब एक कंपनी होती है छोटी सी, रिलायंस होगी, डाबर होगी, ये लिस्टेड कंपनी है, मतलब जहां पे पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, जो स्टॉक एक्सचेंज में डील करते हैं, तो उस कंपनी को बोलते हैं लिस्टेड कंपनी, जिनके शेयर मार्केट में आप खरीद और बेच भी सकते हो। तो लिस्टेड कंपनी तो बहुत बड़ी कंपनी हो गई। अगर एक छोटी सी कंपनी को कैश फ्लो बनाना है, लिस्टेड कंपनी तो बहुत ही बड़ी है। सेकंड, ऑल अदर कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या बिजनेस एंटरप्राइजेस हुज टर्नओवर। अब यहां पे देखो, कल वाली बात से एक कॉन्ट्राडिक्ट पॉइंट आ रहा है, पढ़ना। ऑल अदर कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, बिजनेस एंटरप्राइजेस हुज टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब सेल्स, लिखो टर्नओवर का मतलब सेल्स, जिसकी सेल्स एक साल में 50 करोड़ से ज्यादा है। कल मैंने आपको क्या बोला था, प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म को कैश फ्लो बनाना होता है क्या? प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म को नहीं, लेकिन यहां पे ऑल अदर, कोई भी बंदा है, चाहे प्रोप्राइटर है, चाहे पार्टनरशिप है, कंपनी है, अगर बाई चांस उसकी सेल 50 करोड़ से ज्यादा हुई। अब यहां पे हमने कल नन्नू मन्नू लिए थे ना कुछ, आजकल स्क्रीन ना थोड़ा सा परेशान कर रही है। ये वाले जो दो छोटे छोटे नन्नू मन्नू थे, सोल वाला और पार्टनरशिप फर्म वाला, इसके लिए हमने क्या बोला था, इनको कैश फ्लो नहीं बनाना। लेकिन अगर बाय चांस इनकी टर्नओवर, इनकी जो सेल है वो एक साल में 50 करोड़ से ज्यादा होगी, तो कंपनियों को तो बनाना ही बनाना है, उनके साथ इनको भी बनाना पड़ेगा। पढ़ के देखो, सेकंड पॉइंट आया समझ में? देखो पढ़ के देखो सेकंड वाला पॉइंट, क्या वहां पे लिखा हुआ है कि ऑल कंपनीज, क्या वर्ड यूज किया हुआ है? ऑल कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या जो भी है, मतलब कोई भी दुकानदार है, सिंपल से मतलब। तो अगर अब पेपर में क्वेश्चन आता है या वाइवा वाला आपसे, कशिश आगे आ जाओ, बहुत दूर है। तो अब अगर आपसे वाइवा पे क्वेश्चन पूछा जाता है, कशिश इधर ध्यान से सुनो, वाइवा की तैयारी करवा रहा हूं। अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन कौन सी एंटरप्राइजेस बनाती हैं, सबसे पहला सारी कंपनीज या लिस्टेड कंपनीज या हर वो कमर्शियल एंटरप्राइज या कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज जिसकी टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब सेल, जो एक साल में अपनी सेल 50 करोड़ से ज्यादा करता है, उसको भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट तो सबको बनानी पड़ती है, तो उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना पड़ेगा। ऑल सच द कैश फ्लो हैज बीन प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू AS3। अकॉर्डिंग टू AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट समराइजेज द कैश इनफ्लो, करो अंडरलाइन करना, समराइजेज द कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लो एंड नेट चेंजेस। नेट चेंजेस मतलब एक साल से दूसरे साल में क्या चेंज आया वो दिखाता है। कहां कहां से? फ्रॉम द ऑपरेटिंग नंबर 1, इन्वेस्टिंग नंबर 2, फाइनेंसिंग नंबर 3। टोटल 3 तरह की एक्टिविटीज होती हैं बिजनेस में, आज हमने वही करने। एक कंपनी का एक साल से दूसरे साल में कैश में क्या चेंज आया आपको वो लिखना है। लेकिन कैश में चेंज 3 तरह की एक्टिविटीज होती हैं। अब जैसे आप लोगों की पढ़ाई की 2 एक्टिविटीज होती हैं, एक एक्टिविटी आप स्कूल में पढ़ते हो, दूसरी एक्टिविटी आप ट्यूशन में पढ़ते हो, तीसरी एक्टिविटी आप सेल्फ स्टडी पढ़ सकते हो। तो ऐसे ही जो बिजनेस में कैश आता है या जाता है ना, कशिश इधर, जो बिजनेस में कैश आ रहा है या जा रहा है, तो गवर्नमेंट ने या AS3 ने उसको बोला हम इसको 3 तरह की कैटेगरी में बांटेंगे। मैं आपसे पूछूंगा, आप मेरे को बताना, मैं 3 तरह के ना पॉइंट्स लिख रहा हूं और 3 तरह की एक्टिविटीज दूंगा, आप मेरे को बताना क्या क्या चीज होती है। एक,
पहले तो ये देखो, इन तीनों पॉइंट्स से मेरी दुकान में पैसा आ रहा है कि जा रहा है, कैश। बड़े सिंपल सी बात है, गुड सेल करी पैसा आएगा। लोन लिया, अभी मैं ये बात नहीं कर रहा एसेट है कि लाइबिलिटी है। याद रखना इस चैप्टर में मेरे को एसेट्स लाइबिलिटी के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देना, मेरे को तो कैश की बात करनी है। जैसे एक रेडी वाला सब्जी वाला होता है ना, वो तो ये देखता है सुबह पैसा कितना गया, जितने की वो मंडी से सब्जियां लेके आया है, कितने की बेची, वो तो कैश की बात करता है भाई। तो इस चैप्टर में मेरे को कैश की बात करनी है। मैंने लोन लिया, कैश तो मेरे पास आया ना, मैं कैश की बात कर रहा हूँ। और तीसरा, मेरे को इंटरेस्ट मिलता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अब मैं ना, ये तो हो गई मेरी कैश फ्लो, या मैं इसको लिख सकता हूं कैश इनफ्लो। 3 एक्टिविटीज लिख रहा हूं मैं। जो मेन आपका चैप्टर है वो ये है, जो मैं एक्टिविटीज लिखने लगा हूं ना, बार बार डेली इसी की बात करेंगे। मैं 3 एक्टिविटीज लिख रहा हूं, मैच द फॉलोइंग करके मेरे को बताना कि क्या बन सकती है। एक एक्टिविटी होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये तीनों एक्टिविटीज पता है किसने बताई हैं आपको? AS3 ने। वाह राहुल, शाबाश, पहली बार में बिल्कुल सही जवाब, जो मेरे को एक ही शब्द सुनना था। ये एक्टिविटीज किसने बताई है मेरे को? AS3 ने। यहाँ पे जहां पे मैंने कैश इनफ्लो लिखा है, यहाँ पे कैश आउटफ्लो भी हो सकता है। मैंने आपको बोला इस चैप्टर में कैश इन की बात नहीं करनी, इन और आउट की बात करनी है, यानी कैश फ्लो की बात करनी है। वो पैसा आ भी सकता है, जा भी सकता है। अब अपने हिसाब से, अब देखो इतने समझदार तो आप हो, या जितने भी हो, इस हिसाब से मैंने आपको ये टास्क दे दिया। मेरे को बताओ कौन सा कहां पे सूटेबल है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये लो मैंने इसको मैच कर लिया आपके कहने पे। थर्ड का लोन टेकन को मैं कौन सी एक्टिविटी मान सकता हूं? जरूरी नहीं है कि तीनों एक्टिविटी का अलग अलग मैच होगा, सेम भी हो सकता है। मैंने वैसे ही लिख दिया, वैसे अपने हिसाब से। इन्वेस्टमेंट मेरी क्या होती है? इन्वेस्टिंग, तो ये 132, हाँ आंसर यही बन गया ना, 132। अब देखो, जो गवर्नमेंट ने AS3 में या ICAI ने AS3 को लॉन्च किया, तो उन्होंने 3 एक्टिविटी डाल दी। उन्होंने सीधा बोला यार बिजनेस में ना जो भी आपका कैश आ रहा है, देखो आपको बैलेंस शीट बनानी थी कंपनी की, पहले एसेट्स बनाते हो कि पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी? पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसके अंदर कौन सा शेयर होल्डर, पहला क्या होता है? शेयर होल्डर फंड। दूसरा नॉन करंट लाइबिलिटी समझ लो, अगर वो नहीं है दूसरा, या करंट लाइबिलिटी। एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, वो आपने एज इट इज याद किया था ना, मैंने आपको बोला उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो वो एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट है ना। P&L अकाउंट का फॉर्मेट कहां से शुरू होता था? इनकम से। इनकम्स में पहला RFO, दूसरा अदर इनकम, के बाद टोटल रेवेन्यू, उसके बाद एक्सपेंसेस शुरू हो जाते थे। पहला हाँ राहुल ठीक है, पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल, सेकंड परचेज, तीसरा, मतलब P&L का भी एक अपना फॉर्मेट था ना, ऐसे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी अपना एक फॉर्मेट है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटीज बताई। कहते आप जब अपने फॉर्मेट में कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो लिखोगे, इनफ्लो भी लिखना है, आउटफ्लो भी, तभी पता चलेगा ना नेट में मेरे पास पैसा आया है या गया है। नेट में तो ऐसे ही होता है ना, जैसे इनफ्लो हुआ 5000, आउटफ्लो हुआ 6000, तो नेट में मेरा आंसर 1000 माइनस का आ जाएगा, क्योंकि पैसा आया 5000 है, गया 6000 है। तो कह रहे हैं जो भी पैसा आएगा जाएगा ना, हम आपको 3 कैटेगरी देंगे, उसी कैटेगरी में वो वाली आइटम को रिकॉर्ड करना है, और कैटेगरी में नहीं। जैसे मैं करंट ट्रेड पेबल कौन से सब हेड या मेजर हेड में लिखता हूं? ट्रेड पेबल, ऐसे नहीं बोलना, उसने बोला तो आपने भी बोल दिया। करंट लाइबिलिटी में होता है ट्रेड पेबल। कौन सी नॉन करंट लाइबिलिटी होती है? तो करंट ट्रेड पेबल जो है वो करंट लाइबिलिटी में आता है। मतलब आप एक दूसरे के हेड या सब हेड को चेंज नहीं कर सकते। ऐसे ही कैश फ्लो ने बोला हम आपको ना 3 सब हेड बता रहे हैं, 3 एक्टिविटीज। यहाँ पे मेजर हेड सब हेड वर्ड नहीं यूज होता, यहाँ पे उनकी जगह वर्ड क्या यूज होगा? एक्टिविटीज। एक बोला पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कहते हैं आपने जब अपना खाली पन्ना उठाना है, खाली पन्ने में पहली एक्टिविटी कौन सी लिखना? ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो भी पैसा आ रहा है या जा रहा है उसमें लिख लेना फॉर एग्जांपल जो बिजनेस के कामकाज से रिलेटेड हो, जो बिजनेस की मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी हो। राहुल ये वाला पंखा 1 नंबर कम करो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी बताया प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। सर ये क्या होता है? प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। प्रिंसिपल मतलब जो आपका मेन काम काज है, रेवेन्यू मतलब इनकम, जहां से इनकम जनरेट होती है वो मेन एक्टिविटी कौन सी होती है? वो होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मतलब अपनी दुकान के कामकाज करने से, जैसे कि मेरी जूतों की दुकान है तो मैं जो जूते बेचूंगा, सैंडल बेचूंगा, स्लीपर बेचूंगा, खाऊंगा नहीं, जो बेचूंगा उससे जो भी मेरे पास पैसा आ रहा है वो मेरी होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक लक्कड़ वाले हैं, ठीक है, अशोका फर्नीचर हाउस, अगर वो अपना सोफा, बेड, लक्कड़ कुछ भी बेच रहे हैं तो उनके लिए वो क्या है? प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग। प्रिंसिपल मतलब जो आपकी मेन एक्टिविटी है, रेवेन्यू जनरेटिंग जिससे आपको पैसा आता है। तो ऐसी एक्टिविटी जो आपके काम काज से रिलेटेड है, अगर उससे रिलेटेड आपको पैसा आ रहा है दुकान में तो वो होगी कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ में आया पहला? तो आप जो भी गुड्स की सेल कर रहे हो, जो सर्विसेज की सेल कर रहे हो, मेरे को बताओ, मेरे को ट्यूशन की फीस मिलती है तो वो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुई कि ना हुई? वो मेरी प्रिंसिपल एक्टिविटी हुई, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुई। क्यों? क्योंकि मेरा काम ही वही है पढ़ाना, तो मुझे जो ट्यूशन की फीस मिलेगी वो मेरी कौन सी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अच्छा, एक फर्नीचर वाला है, उन्होंने सोफा बेचा, क्या वो उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुई? एक फर्नीचर वाला है, उसने सोफा बेचा और पैसा मिला, हाथ नीचे, उसने सोफा बेचा, डाइनिंग टेबल बेचा, उसको पैसा मिला, तो उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुई क्योंकि उसके कामकाज से रिलेटेड है। अब चेंज कर रहा हूं, एक कपड़े वाला है, लेडीज गारमेंट्स, कपड़े वाला है, उसकी थोड़ी दुकान पुरानी हो गई थी, उसने अपना पुराना काउंटर बेच दिया, क्या उसके लिए काउंटर बेचने से पैसा तो मिला होगा ना? चाहे कबाड़ में बेचे चाहे किसी को सेकंड हैंड बेचे। क्या कपड़े वालों के लिए या जूते वालों के लिए अगर उसने अपना पुराना काउंटर बेचा, पुराना टेबल बेचा, क्या उसके लिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुई? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसके कामकाज से रिलेटेड नहीं है। सर हम समझ गए, जो उसके कामकाज से रिलेटेड एक्टिविटी हो, वहां से पैसा आ रहा है या जा रहा है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुई। उसको टेक्निकल शब्दों में बोलते क्या है? प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, रिलेटेड विद नॉन करंट एसेट्स पता चल रहा है इसको भी गर्मियां आ गई हैं। नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। कहते हैं इन दो चीजों से रिलेटेड कोई भी पैसा या आ रहा है या जा रहा है। जैसे कि अगर आप अपनी दुकान में, एक जूते वाला है, एक जूते वाला अपने काउंटर बेच रहा है, अपनी मशीन बेच रहा है, ठीक है, अपनी बिल्डिंग बेच रहा है, या अपनी इन्वेस्टमेंट बेच रहा है या खरीद रहा है, किससे रिलेटेड? नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड किसी भी कंपनी में पैसा आ रहा है या जा रहा है, उस एक्टिविटी को बोलेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो अगर देखो, एक दुकानदार है, एक दुकानदार ने जूते बेचे, जूते वाला है, एक दुकानदार ने जूते बेचे, पैसा मिला होगा? सोच के देखना, जूते बेचे तो पैसा मिला होगा, वो उस पैसों को कहां पे रिकॉर्ड करेगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। उसी दुकानदार ने बिल्डिंग बेच दी, पैसा मिला होगा? बिल्डिंग बेच दी, पैसा मिला होगा या खैरात में बेची होगी? तो वो उस पैसों को कहां पे लिखेगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। मतलब अगर आप अपने कामकाज से रिलेटेड एक्टिविटी कर रहे हो, उससे पैसा आ रहा है या जा रहा है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अगर आप नॉन करंट एसेट्स या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कहीं पे पैसा आ रहा है या जा रहा है, उसको कहां पे लिखोगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और तीसरा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी अगर आप शेयर कैपिटल एंड नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी का पहला मेजर हेड बताना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। जैसे कि लोन लिया,
कहते हैं अगर आपका कोई काम ऐसा है जिससे पैसा आ रहा है, या तो शेयर कैपिटल मतलब शेयर्स इशू करके, शेयर्स इशू करना शेयर कैपिटल चैप्टर में सीखा था ना, वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट, लोगों को अपने शेयर्स बेचना। तो अगर आप शेयर कैपिटल से पैसा कमा रहे हो या बेच रहे हो, मतलब पैसा आ रहा है या जा रहा है, या फिर आपके लोन से, लोन आप बैंक से ले रहे हो चाहे रीपे कर रहे हो, चाहे लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी आपको रीपे कर रहे हो, ऐसी कोई भी एक्टिविटी होगी तो उससे रिलेटेड जो भी पैसा आ रहा है या जा रहा है वो आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी के हेड के अंदर लिखोगे। मतलब इन्होंने ना पूरी की पूरी बैलेंस शीट को 3 हेड में बांट दिया। पहला कौन सा है देखो, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, मतलब अगर आप कोई भी पैसा आपको आ रहा है या फिर जा रहा है कोई भी पैसा अगर आपकी दुकान में आ रहा है या फिर जा रहा है, वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है। सरल शब्दों में बता रहा हूं, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आपकी एसेट्स से रिलेटेड है, एसेट्स, या फिर दूसरा वर्ड देखना क्या लिखा हुआ है इन्वेस्टिंग में, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, या एसेट से रिलेटेड है या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड पैसा आ रहा है या जा रहा है तो वो किस हेड में लिखोगे, इन्वेस्टिंग में। अगर शेयर कैपिटल से या लोन से रिलेटेड है तो कहां पे लिखोगे, फाइनेंसिंग में। बस इन 3 चीजों से रिलेटेड सारा पैसा आता है। जितनी भी ट्रांजेक्शन है, कोई भी बोलो मैं आपके जवाब दूंगा। अब पहले आप मुझसे पूछो फिर मैं आपसे पूछूंगा। कोई भी कैश, बिजनेस में हजारों तरह का पैसा आता है या जाता है, कोई पूछो मुझसे। कमीशन रिसीव हुई है, अगर तो वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, जूते वालों, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। अगर मेरी एसेट से रिलेटेड है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। कमीशन पेड, ये या तो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, नहीं तो मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पे कर रहा हूं। ठीक है, कुछ और मैं बोलता हूं, आप लोग मुझे बताओ, शायद मैं ज्यादा बोल पाऊंगा। सैलरी पेड कौन सी एक्टिविटी में आना चाहिए, ऑपरेटिंग। बहुत सही जवाब, क्योंकि मेरे बिजनेस से रिलेटेड है। अच्छा जी, सैलरी पेड। इन्वेस्टमेंट परचेज, मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसा आ रहा है कि जा रहा है, पैसा जा रहा है, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मेरा पैसा उस टाइम के लिए जा रहा होगा, तो इसको आप माइनस में लिखोगे। अच्छा, बिल्डिंग परचेज्ड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, माइनस में या प्लस में, माइनस में, क्योंकि पैसा जा रहा है ना, ये आउटफ्लो है। हाथ नीचे यार, सुस्ती मचा दोगे आप तो, वो भी बस कर यार। अच्छा, आगे 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 सुनो। कंप्यूटर परचेज्ड, काम से रिलेटेड नहीं है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्यों? अच्छा, प्लस में या माइनस में, माइनस में, पैसा जा रहा है। अच्छा जी, सेल ऑफ सर्विस, मतलब फीस रिसीव हुई, ऑपरेटिंग, प्लस या माइनस, प्लस में, पैसा मिल रहा है। मतलब सर देखा जाए पैसा आ रहा है तो प्लस में लिख दो, पैसा जा रहा है तो माइनस में लिख दो। अच्छा जी, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, फाइनेंसिंग, प्लस में या माइनस में, प्लस में, पैसा आ रहा है। सर एसेट्स लायबिलिटी नहीं सोचनी, नहीं सोचनी, क्या सोचना है, पैसा सोचना है बस, कैश। पैसा पैसा करती है, पैसे पे तो मरती है, बात खत्म, बस पैसों के बारे में सोचना है। अच्छा, आगे आगे आगे। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, दिव्या जी जवाब दो इधर। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, पैसा जा रहा है, लोन से रिलेटेड है ना, फाइनेंसिंग में, क्या प्लस है माइनस, माइनस। एफडी विद बैंक, बैंक में एफडी कराई मैंने, इन्वेस्टिंग है। फाइनेंसिंग में तो वो आएंगे देखो, या शेयर कैपिटल या नॉन करंट लाइबिलिटी। एफडी तो मेरी एसेट है ना, नॉन करंट एसेट। हाँ, एफडी में, दिव्या क्या हो गया भाई, 6-7 हो गए, उठो एक बार इधर आओ, उठो उठो इधर आओ। होलसेल में कर रही है, देखना है, लाइट बंद करना, मैं 1 मिनट वो देखना चाहता हूँ। बहुत काला आ रहा हूँ मैं, ओए नहीं नहीं जलाओ, तो और काला हो गया। हाँ, वो उधर जाना, ये वाला पंखा 1 नंबर कम कर दो। अच्छा, 1 मिनट इधर आना, इधर वाले पे कैमरे में हेलो बोलना चाहते हो? अच्छा, फिर इधर आना। चलाना ये वाली लाइट, करना ऑन। पानी ले चलो अगली आइटम, अगली आइटम सुनो मेरे से। अच्छा दिव्या जाना, चल रहने दो, नहीं नहीं बैठ जाओ, चलो क्या
चला के ना, नहीं नहीं बैठ दो प्लीज, नहीं नहीं बैठ दो। अरे इधर से मैं दिख रहा था। चलो अब अगली बात सुनो जी, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन। लोन है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाना चाहिए ना, प्लस या माइनस, माइनस में होना चाहिए। ठीक है, स्टेशनरी परचेज, पेन पेंसिल पेपर, ऑपरेटिंग, ये एसेट्स में तो बोल देना, क्योंकि ये तो डेली रूटीन के हैं, 2-4 दिनों के बाद जरूरत पड़ ही जाती है। समझ गए राहुल? कोई तर्क है इस पे? हाँ, अगर काम का होगा तो बोलियो। यार मैं पेपर ले रहा हूँ, मेरा प्रिंटर, मेरे को डेली प्रिंट आउट निकलवाने पड़ते हैं। मेरी एक पेपर की मैंने बंडल लिया, 2-4 महीने में खत्म हो गया। ये कौन सी इन्वेस्टिंग है? ये मेरी को इन्वेस्टमेंट का मतलब सोचो ना, इन्वेस्टमेंट मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, बिल्डिंग हो गया, प्लांट मशीनरी। अच्छा जी, माइनस होगा। चलो जी आगे सुनो, मैं किधर, बिल्डिंग सेल करी, बिल्डिंग सेल, इन्वेस्टिंग प्लस या माइनस? प्लस होएगा यार, सेल करी, पैसा तो मिल रहा है ना भाई। पैसा सोचो यार, तुम कैसे पैसे कमाओगे? तुम पैसों का नहीं देख रहे क्या? दिमाग पे पानी चढ़ गया? दिमाग पे उसके पानी चढ़ गया। अच्छा दिमाग बेचा, ये तो इन्वेस्टिंग है, ये तो टोटल माइनस है ना। किसी ने किडनी बेची, हमारे इनकम टैक्स में ना एक बार वो आया था एक केस कि एक बंदे ने अपनी किडनी बेची, उसको ना लाखों रुपए मिले। ठीक है, तो इसके ऊपर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं। पूछो। चलो अब आपको समझ में आ गया ये क्या चीजें हैं। ठीक है, अब जल्दी से बुक में आओ, आज हमने यही करने हैं ज्यादा से ज्यादा। हमारा 13 मार्च को लग रहा है। चलो अच्छा इधर तो देखो, 5 मिनट रुक जाओ, अभी तो 52 है। चलो इधर देखो जी, इधर देखो। अब देखते हैं जी, सबसे पहले जो अपन कैश का लिख रहे हैं ना, कैश में पैसा आएगा या जाएगा, तो कैश में क्या क्या इंक्लूड है, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में सीख रखा है। कैश में क्या क्या इंक्लूड होता है, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स, जैसे कि क्या क्या। ठीक है, कैश एट बैंक हो गया। अब यहाँ पे पढ़ो कैश इक्विवेलेंट में क्या है, ये है, इसको लिखो जी, लोन, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड्स। मिल गया आप लोगों को? अगले पेज पे देखो, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट। ये देखो, इसको लिखो इंपॉर्टेंट, इसको लिखो डिफरेंट। एक इंपॉर्टेंट एक डिफरेंट। जल्दी से पहले ये 5 याद करो। कैश में, इसमें सिर्फ और सिर्फ कैश नहीं आता, कैश के साथ कैश एट बैंक भी आएगा। करंट इन्वेस्टमेंट मतलब करंट इन्वेस्टमेंट को भी हमने एज अ कैश सोचा हुआ है। सोच के देखो, करंट इन्वेस्टमेंट को एज अ कैश। तो याद करो जो कल वाला हमने पॉइंट किया था ना, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 5000 है पहले साल, दूसरे साल 6000 हो गया। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में सिर्फ कैश नहीं देखना, ये सारी आइटम्स देखनी है। एग्जाम का क्वेश्चन है ये, कुछ भी कर लो। अगर मेरी क्लास में 6 बच्चे बैठे हैं ना, 4 बच्चों से वाइवा वाला ये क्वेश्चन पूछेगा, कैश और कैश इक्विवेलेंट में सिर्फ कैश होता है या कुछ और भी होता है? तो आप कहोगे कुछ और, कहेंगे सारे बताओ। तो इसको लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट। करंट, हाँ करंट इन्वेस्टमेंट, हाँ 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 हाँ, लास्ट में जाते जाते तो एक एक दो दो पे पूछ जाते हैं। पहले जिनका पहले रोल नंबर होता है उससे ज्यादा पूछते हैं। जल्दी से याद करो। अब देखो, एक कशिश ने बहुत अच्छा जवाब दिया, सर करंट इन्वेस्टमेंट को कैश और कैश इक्विवेलेंट का पार्ट क्यों माना गया? क्योंकि कैश और कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है हाईली लिक्विड एसेट्स, जिसको अपन जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब है मेरे शेयर्स वगैरह, मेरी कोई एफडी जिसको मैंने तोड़ा, जल्दी से जल्दी पैसा मेरे को मिल गया। शेयर्स मैंने बेचे, शेयर्स बेच के पैसा उस दिन या अगले दिन आपके अकाउंट में आ जाता है, तो इसलिए हाईली लिक्विड हो गया।
चाहिए कैश नहीं है, कैश के इक्विवेलेंट तो है, इसलिए वर्ड क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अगला शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये दोनों एक ही चीज होती हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटी लिखो, फॉर एग्जांपल शेयर्स कोमा म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स कोमा म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड का नाम सुना होगा ना, म्यूचुअल फंड सही है, वो तो मुथूट फाइनेंस है। म्यूचुअल फंड्स बस शेयर्स की तरह होते हैं, तो ये भी आप जल्दी से जल्दी बेच के पैसा आपको साथ साथ मिल जाता है। चेक को ड्राफ्ट है तो हमें पता ही है, तो ये आपको लर्न करना है, लिख दो इधर लर्न, क्रैम, रट्टा, याद, भूलना नहीं, मेमोरेबल, ये वो जो भी लिखना लिख दो, लिखो। हाँ मोस्ट इंपोर्टेंट नोट पढ़ो, किसी की आवाज है कोई अच्छी खासी, कशिश, इधर 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 बातें हो रही है, मोस्ट इंपोर्टेंट वाली बात हो रही है, मोस्ट इंपोर्टेंट वाला पढ़ो। कशिश खड़े हो ना एक मिनट, मोस्ट इंपोर्टेंट वाला पॉइंट पढ़ो जल्दी से, आप जाओ, अभी क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट चलने वाली है अगली 20-25 मिनट। हाँ लगा लेना। नहीं क्यों, इंपॉर्टेंट नोट पढ़ो ये वाला जल्दी से। इट विल, नोट को सर्कल करो। इस लाइन का मीनिंग समझाओ, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, दो आइटमें इन्होंने बताई हैं, कौन कौन सी, बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर लिखो नंबर 1, कैश क्रेडिट के ऊपर लिखो नंबर 2, और नोट को विल नोट भी को इसको करो आप सर्कल, कैश को नंबर 1, सॉरी बैंक ओवरड्राफ्ट को। राहुल बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है मेरे भाई, बैंक से लोन लिया हुआ है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, बताओ। बैंक से लोन मत बोलो, बैंक ओवरड्राफ्ट ही बोलो भी, ठीक है। नहीं 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 ये नहीं है, मैं समझाता हूँ, कोई और अगर बोलना चाहता है तो। दिव्या आपको समझ में आया है कि ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट का कैश क्रेडिट है इसको हम कैश इन्वेस्टमेंट नहीं लेते हैं, ये शॉर्ट टर्म। हाँ मतलब ये लोन है ना एक तरह से, देखो चाहे छोटा लोन है चाहे बड़ा लोन है तो लोन। लोन के लिए कौन सी एक्टिविटी लिखवाई थी आपको, तीसरी, फाइनेंसिंग। तो कह रहे हैं कैश बैंक ओवरड्राफ्ट को और इसको ना कभी भी कैश का पार्ट मत मानना, इसको क्या का पार्ट मानना, क्योंकि ये लोन है तो फाइनेंसिंग लॉजिकल भी है ना। लेकिन आज से पहले कुछ साल पहले इस लॉजिक की धज्जियां उड़ी हुई थी जब हम पढ़ते थे, हमारे टाइम पे ना ये बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट का भी मतलब यही होता है, मतलब आपने अपनी दुकान का जो स्टॉक होता है ना वो गिरवी रख के बैंक से लोन लिया हुआ है, इसी को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। हमारे जमाने में, बीड़े के जमाने में, है ना, जेठालाल वाले बीड़े के जमाने में क्या होता था, इस एक्टिविटी को ना कैश और कैश इक्विवेलेंट माना जाता था। कहते यार ये शॉर्ट टर्म लोन है तो जल्दी से जल्दी बैंक को पे करना है ना, तो इसलिए कैश और कैश इक्विवेलेंट की माइनस आइटम होती है ये, क्योंकि कैश क्या है मेरी प्लस आइटम, ये लोन है तो ये मेरी माइनस आइटम होनी चाहिए ना। फिर कुछ सालों के बाद इनको अक्कल आई, कहते यार है तो लोन ना, बात खत्म करो, लोन है तो इसको देखो आपकी बुक में भी क्या लिखा हुआ है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी लिखा हुआ है ना, न्यू बुक में भी, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट, राहुल यार डब्बा बना हुआ है इंपॉर्टेंट नोट, तू पढ़ क्या रहा है, कहां पे है, सुनेगा मुझसे फिर बातें, कौन सी बातें, तो इसको क्या बोला जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हाथ बनाओ जी यहाँ पे जल्दी से, इधर फाइनेंसिंग एक्टिविटी लिखो, ओ हाथ बनाओ। तो पेपर में क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है एक एक नंबर का, कि जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो कौन सी एक्टिविटी होती है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, कैश और कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं होता। जबकि आज से कुछ साल पहले ये कैश और कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता था, फाइनेंसिंग का नहीं, इसलिए इन्होंने इंपॉर्टेंट नोट में डाला। और जब से ये चेंजेस हुआ था 5-6 साल पहले, उसके बाद से पेपर में कम से कम 3 साल आ चुके हैं, 3 बार। तो इसके ऊपर हम लिखेंगे ई। अच्छा इधर लिखो ई, ई मतलब एग्जाम। अब आ गया जी मेरे पास कैश फ्लो की क्लासिफिकेशन, एग्जाम का क्वेश्चन। क्लासिफिकेशन आज मैंने आपको करवा दी है, 3 तरह की क्लासिफिकेशन होती है, पहली इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, और जल्दी से पढ़ते हैं, अ कैश फ्लो स्टेटमेंट शुड बी प्रेजेंटेड इन अ मैनर इट रिपोर्ट्स। इस स्टेटमेंट को क्या करना है, इट रिपोर्ट्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। करो पहला अंडरलाइन, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। कितनी कैटेगरीज इधर देखो, करो सर्कल करो,
सर्कल करो 3 कैटेगरीज को, अच्छा ये तो आपको किया है। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग। हाँ, तो अब मेरे को पढ़ना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है, जो भी मैंने आपको लिखवाया था। अब देख लेते हैं कि सर सही बोल रहे थे या सर गलत बोल रहे थे। पहला, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। मैंने लिखवाया था प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग, ये है। ये शब्द आपको याद रखने, लिख दो लर्न। हाँ, कीवर्ड पेपर में आया हुआ है जी, बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार। ई की पावर 6-7 लिख दो, ई की पावर 6-7, मतलब 6-7 बार तो आया हुआ है। क्या होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी? मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। प्रैक्टिकली आना है कि थ्योरी पार्ट भी आना है? ये तो बीच में सारा कुछ मिक्स होता है। ऑफ एन एंटरप्राइज एज सच, आगे पढ़ना। एज सच दे इंक्लूड कैश फ्लो फ्रॉम दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट व्हिच एंटर इनटू असर्टेन द नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल देखो क्या क्या है। पहला, सेल ऑफ गुड्स या रेंडरिंग ऑफ सर्विस। अगर मैं सामान बेच रहा हूं तो मेरे बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड है ना, तो फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया। नंबर 2, अगर आपको कोई कैश मिल रहा है, कोई रॉयल्टी से, फीस से, कमीशन से, जो राहुल ने पूछा था कमीशन, देखो आ गया यहाँ पे कमीशन जो आपने पूछा था, तो कमीशन मतलब बिजनेस से रिलेटेड मिल रही है, तो ऑपरेटिंग। आगे, कलर इसको खोल दो। अरे वो नहीं हो, आपने आपको ही बोल दिया। कहावत बोल रही है। तू आया था उस दिन कहावत वाले दिन? हाँ, आया था। चलो अगली, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। देखो डेटर लोग कौन होते हैं? मेरे कस्टमर। कस्टमर को मैं सामान अपने बिजनेस से रिलेटेड बेचता हूँ कि इन्वेस्टिंग से? बिजनेस से रिलेटेड यार, कस्टमर है तो कभी सामान ले जाता है, कभी पैसे दे जाता है, तो उससे रिलेटेड मेरे को कोई पैसा मिल रहा है, तो ये सारे किसके एग्जांपल है? ऑपरेटिंग के। अगली पढ़ना, अब जल्दी से सारी पढ़ो। देखो कोई ऐसी है जो आपको ना समझ में आ रही हो कि ये बिजनेस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्यों है? मैं पढ़ ली, मेरे को बस लास्ट वाली को समझ आई। कौन सी? जी। कैश पेमेंट या रिफंड फ्रॉम इनकम टैक्स अनलेस दे कैन बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड फाइनेंसिंग। कह रहे हैं कि अगर कोई इनकम टैक्स, देखो जब हमें इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, पिछला चैप्टर आप कौन सा पढ़ के आए हो? कॉमन साइज कंपैरेटिव। उसमें याद है इनकम्स माइनस एक्सपेंसेस आ जाता था, तो क्या आता था? भूल गए आप लोग? भूल गए? पीबीटी। पीबीटी। मेरा एक इकलौता सहारा है, अब राहुल सारे जवाब देता है। आप लोग सीखो कुछ राहुल और से। भाई इतना सहारा मतलब कमेंट में ना बहुत जल्दी धोखा देते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें पीछे नहीं रखते। प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद आप क्या करते थे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद टैक्स पे करते थे, तो क्या आता था उसके बाद? पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मतलब आप जो टैक्स पे कर रहे हो वो बिजनेस में ही तो पे कर रहे हो, सारे इनकम में से सारे खर्चे माइनस कर दिए, तो कह रहे हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ भी है वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। अनलेस, अगर बाय चांस उसको आपने पहले ही फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग बनाया हुआ है तो उधर, या गवर्नमेंट बोल रही है, अदरवाइज आपने इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। तो ये सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की एग्जांपल हैं, जल्दी से पढ़ो जो बाकी आगे मैंने नहीं पढ़ाई। क्रेडिटर कैसे? क्रेडिटर से मैं सामान लेता हूं तभी तो आगे बेचूंगा, दुकान का सामान लेता हूं ना क्रेडिटर से, तो दुकान से रिलेटेड मेरा चीज हो गया तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखना और जल्दी से पढ़ो कशिश आगे। रजत आया समझ? क्या है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी? तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब है जो आपका कैश फ्लो हो रहा है बिजनेस में, अगर वो इन चीजों से रिलेटेड हो रहा है तो उसको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाले फोल्डर में लिखना है, उसी कॉलम में लिखना है। अगला देखना क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एक मिनट, कुछ डिब्बा दिया हुआ इंपॉर्टेंट नोट जल्दी से। इन केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइज, फाइनेंशियल एंटरप्राइज को लिखो बैंक, सच एज बैंक हो गया, म्यूचुअल फंड कंपनी हो गई। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने एफडी कराई, अभी अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले बताया था, मैंने एफडी कराई, तो मेरी कौन सी एक्टिविटी होगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी ना। लेकिन एक बैंक है वो तो रोज एफडीआं करता है यार, बैंक का तो काम ही यही है, उसके लिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगी। इसको लिखो ई की पावर 6-7। पेपर में बहुत आया कि अगर कोई फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज है, बैंक जिनका काम ही पैसों का लेन देन है यार, अब पोस्ट ऑफिस वाले हैं, पोस्ट ऑफिस वाले पोस्ट कार्ड वगैरह भेजते हैं, उसके अलावा एफडी वगैरह भी करते हैं, बैंक वाले एफडीज करते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनी वाले शेयर म्यूचुअल फंड खरीदते बेचते हैं। तो ये लोग अगर शेयर्स में डील करेंगे, इन्वेस्टमेंट में डील करेंगे, एफडी में डील करेंगे, क्या इनके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है? नहीं, इनके लिए तो रोज का काम है। जिनके लिए रोज का काम है, तो रोज के काम के लिए कौन सी एक्टिविटी होती है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आई समझ? जल्दी से वाले डिब्बे को पढ़ो, देखो कुछ समझ में आया है? जल्दी से इस डिब्बे को पढ़ो पूरा। इन्होंने बोला कि मतलब
या उनके लिए उसमें इंटरेस्ट आ रहा है या जा रहा है, वो भी सारी ऑपरेटिंग। लेकिन अगर कोई नॉर्मल दुकानदार है जैसे मैं हूं, मेरा काम क्या है, सीए का काम है या ट्यूशंस पढ़ाने का काम है, कोचिंग सेंटर का है, मैंने अगर एफडी करवाई, रजत सुन लो, तो मेरे लिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी इन्वेस्टिंग में जाएगा, क्योंकि मेरी तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के थ्रू मेरे को पैसा मिल रहा है, चाहे पे कर रहे हैं। इसके लिए बैंक वालों के लिए कौन सी एक्टिविटी हुई? ऑपरेटिंग। इसमें कोई डाउट? अगला कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखो इधर, रिलेटेड विद कौन सी दो चीजें लिखवाई थी, याद है? नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। जल्दी लिखो, नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, शेयर्स, ठीक है। तो ऐसी एक्टिविटी पढ़ना। देखो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इंक्लूड द परचेज एंड सेल। बार बार आपको याद कराऊंगा, सिर्फ सेल की बात नहीं हो रही, पैसा आ रहा है चाहे पैसा जा रहा है, दुकानदारी है, पैसा आता भी है जाता भी है। तो अगर आपका पैसा आ रहा है या जा रहा है लॉन्ग टर्म एसेट्स की वजह से, जैसे कि लैंड, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, उसको चाहे बेच रहे हो तो पैसा आ रहा होगा, अगर खरीद रहे हो तो पैसा जा रहा होगा। तो ऐसी एक्टिविटीज को क्या बोला जाएगा? इन्वेस्टिंग। एग्जाम्पल पढ़ो पहला, कैश पेमेंट टू एक्वायर्ड द फिक्स्ड एसेट। एक्वायर्ड का मतलब, ओए एक्वायर, इसका मतलब यार पढ़ो यार, कोई जो बहुत बड़ी बात नहीं है। एक्वायर मतलब परचेज करना यार, नलायकों। लिखो ऊपर, मेरे को लगा था आपको पता होएगा। एक्वायर नहीं पता यार, क्या मेरी उम्मीदें तोड़ रहे हो आप? तो अगर आप एक्वायर कर रहे हो मतलब बाय कर रहे हो कोई एसेट्स है, तो कौन सी एक्टिविटी में आना चाहिए? तो पेपर में क्वेश्चन आते हैं, जैसे अभी हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी के 6-7 एग्जांपल पढ़े थे। इन्वेस्टिंग के देखना टोटल कितने एग्जांपल्स है, एच तक, मतलब 8-10 है। ऐसे ही फाइनेंसिंग के भी 5-7 है। तो पेपर में ना क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे केसेस लिख के आपको पूछा जाता है कि ये बताओ कि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग है कि ऑपरेटिंग है। तो सबसे इजी क्वेश्चन पेपर में यही होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब आगे पढ़ो, कैश रिसीप्ट। देखो पहले और दूसरे में क्या फर्क है बताना मेरे को, ए और बी में। पर हाँ, तो परचेज कर रहे हैं तो माइनस में आंसर आएगा, ये प्लस में आंसर आएगा। लिखो माइनस प्लस, माइनस प्लस है, ठीक है, समझ में आया ना? जहां कभी खरीद रहे हो कभी बेच रहे हो, तभी तो ये चैप्टर का नाम क्या, कैश इनफ्लो है। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये एक्चुअली मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। जो बच्चे मुझे बताते हैं, कहते हैं यार सर उधर ना एक्सटर्नल वाले बड़े कंफ्यूज करते हैं कि पैसा जा रहा है तब भी कैश फ्लो में। वो बच्चा इतना घबरा चुका होता है, नहीं सर जो पैसा सिर्फ आ रहा है। कभी भी चैप्टर का नाम कैश इनफ्लो नहीं है, चैप्टर का नाम क्या है? कैश फ्लो। फ्लो इंक्लूड्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो बोथ, ठीक है। तो बहुत से टीचर वाइवा वाले बड़ा कंफ्यूज करते हैं कि अच्छा जी कैश फ्लो मतलब पैसा जो जा रहा है वो भी लिखोगे कैश फ्लो में, मतलब ऐसे ऐसे करके प्रेजेंट करते हैं। मैं थोड़ी ना अलाउड हूं आगे, लेकिन हम यहां पे जरूर लेते होते हैं। आगे कैश पेमेंट टू एक्वायर द, अगले आगे पढ़ना, शेयर्स हो गया, वारंट हो गया, डेट इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, ठीक है। डेट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर देखो डिवेंचर, डेट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर लिखो डिवेंचर्स। सभी स्कूल में होता है और नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, वो सारा कुछ होता है क्योंकि वो तो सीबीएसई की तरफ से है। तो कह रहे हैं अगर आपने एक्वायर किए हैं शेयर, डिवेंचर, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। अगला पढ़ना, सी और डी को कंबाइंड करो, जैसे ए और बी को कंबाइंड कर दो सी और डी में। सी में क्या फर्क है और डी में क्या है? सेल कर रहे हैं तो मतलब इसको माइनस लिख देंगे, इसको प्लस कर देंगे। आगे ई पॉइंट, कैश एडवांसेस एंड लोन मेड टू थर्ड पार्टीज। इंपॉर्टेंट मार्क करो जी, स्टार मार्क करो। मतलब आपने अब लोन लिया नहीं है राहुल, यहाँ पे क्या है, लोन दिया है। पहले इसको लिखो लोन, हाँ थर्ड पार्टी दिलवाया कहने का मतलब आपने एक तरह से लोन दे दिया थर्ड पार्टी को, ऐसा लोन दिया है, पहले तो ये लिखो। तो ये कहां पे आना चाहिए? माइनस में। लेकिन अगला पॉइंट पढ़ो मेरी अंडरलाइन करने के बाद, अगला पॉइंट नहीं अगली लाइन। इन केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस कौन से होते हैं?
बैंक वगैरह लिखो, बैंक एटसेट्रा। अच्छा बैंक भी तो लोन देता है ना, बैंक के लिए क्या वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी, क्योंकि बैंक का तो काम काज है। सर हमें समझ आ गया, जिसके लिए काम काज है ऑपरेटिंग, जिसके लिए कभी कभार है इन्वेस्टिंग, और फाइनेंसिंग में तो आते ही दो है, या तो शेयर कैपिटल से रिलेटेड या नॉन करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड। अगला पढ़ना एफ, ई और एफ को कंबाइन करो, ए बी को कंबाइन। AB को CD को रख दो, पहले AB को रख दो, EF को रख दो, आपके भी लगेंगे यार। मारो भैया क्लिक पर आप कोई बता, मारो मारो मैंने दी को मारो। इधर 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 आगे क्या दिया हुआ है? E और F देख रहे, कंबाइन मैंने कराया है, तो कंबाइन कराना बनता था E और F का। यस ई और एफ का कंबाइंड कराया, क्या ई और एफ का कंबाइंड कराना बनता था? ई में क्या था? लोन दी है, एफ में क्या है? लोन वापस मिल गया। आगे बढ़ना जी, कैश रिसीप्ट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट। मेरी प्रॉपर्टी है, लैंड और बिल्डिंग खरीदी, कौन सी एक्टिविटी में आता है? लोन, बिल्डिंग, इन्वेस्टिंग। तो बिल्डिंग को कुछ हो गया, इंश्योरेंस मिला, ये वो चीज है कैश, कैश रिसीट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, प्लस आएगा। ठीक है, क्या वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आना चाहिए? नहीं यार, आपका काम काज थोड़ी ना है कि एक्सीडेंट कराओ पैसा लो, तो वो इन्वेस्टिंग है। जो भी कराते हैं, किसी का काम धंधा नहीं है, अभी अपन बात कर रहे हैं मुद्दे की। अगला कैश रिसीट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, मतलब आप लोगों ने एफडी कराई तो बदले में इंटरेस्ट मिलेगा ना, ये पेपर में बहुत आया हुआ है, इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको, एच वाले को। आगे कर लो प्लीज। चलो बोल है क्या करने लग जाऊं? कहा? हाँ तो थोड़ी मैं आपकी फीलिंग समझ गया, मैं आपकी फीलिंग समझ गया हूँ। चलो इस वाले को मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, इधर देखो कशिश, इधर आगे कर लो प्लीज। देखो अगर दोनों में से कोई एक जना बैठना चाहता ठीक है, नहीं तो मैं बाहर भी निकाल सकता हूँ, जो मैं निकालना नहीं चाहता, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि अब मेरा ये बैच है छोटा नन्ना मुन्ना अच्छा वाला बैच है। देखो आजकल मैं कितना खुश रहता हूँ। तो एच पॉइंट कैश रिसीव्ड, चलो कैश रिसीव्ड फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ये पेपर में बहुत आया हुआ है, इसको दोबारा से मैं ई मार्क कर रहा हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट और वो मिल रहा है तो एफडी के ऊपर मिल रहा है ना, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। यहां तक क्लियर है? आप ये समझ लो पिछले 10 या 15 मिनट से जो मेरी क्लास चल रही है ना, ये पूरे चैप्टर की बैकबोन चल रही है, रीढ़ की हड्डी। जिसको ये पिछले 10-15 मिनट समझ में आ रहा है ना सारा सारा, तो आगे सारा का सारा कॉन्सेप्ट इसी पे बेस है, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर इसी पे है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। तो ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग हो गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी लिखो रिलेटेड विद, किसी को याद है? शेयर्स नहीं, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल इसमें लायबिलिटी नहीं आती, एंड नॉन करंट लाइबिलिटी। लिखो जी, रिलेटेड विद, जल्दी लिखो, रिलेटेड विद शेयर कैपिटल एंड नॉन करंट लाइबिलिटी। तो इनसे रिलेटेड बिजनेस में देखो, अब आगे मेरी लाइन पूरी कर दो, मैंने कम से कम 15-20 बार अब लाइन बोल दिया कल से। इन दो आइटम से रिलेटेड बिजनेस में डैश 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 डैश, थोड़े और डैश, नहीं बोला, इन आइटम, देखो इन आइटम से रिलेटेड अगर बिजनेस में पैसा आए, अगर पैसा आए तो वो फाइनेंसिंग। देखा, फिर से मार खा गया ना, पैसा आए, पैसा पैसा आए या जाए, इन आइटम से रिलेटेड कौन सी दो आइटम्स है? शेयर कैपिटल को डालो नंबर 1, नॉन करंट लाइबिलिटी को डालो नंबर 2।
इन आइटम से रिलेटेड अगर बिजनेस में पैसा आए या जाए, किस एक्टिविटी में लिखेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। पढ़ के देखो, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन चेंज इन कैपिटल या फिर बोरोइंग। तो यही लिखवाया मैंने, कैपिटल और बोरोइंग, यानी शेयर कैपिटल और वो, तो उसको क्या बोलेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल कैश रिसीट फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, अगर आपने शेयर्स इश्यू किए, इश्यू ऑफ शेयर्स को लिखो शेयर्स सेल करना, सेल ऑफ शेयर्स। जो कंपनी शेयर कैपिटल इश्यू नहीं करती थी पहले पहले स्टार्टिंग में, शेयर एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, ये प्लस में आएंगे या माइनस में? सीधा सीधा लिखा हुआ है कैश रिसीट, तो प्लस में। सेकंड पढ़ो, कैश रिसीट फ्रॉम शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग। अब देखो मैंने यहाँ पे ना नॉन करंट लाइबिलिटी लिखवा दी है, जो गलत हो गया यार, नॉन करंट एंड करंट, क्योंकि देखो इन्होंने शॉर्ट टर्म भी डाल दिया और मैं भूल भी गया था, बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म था ना, तब भी हमने उसको फाइनेंसिंग माना था ना, तो शॉर्ट टर्म या नॉन करंट, इससे भी पैसा मिला है प्लस में, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा ये लिखा ही हुआ है यार, ये देखो शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग, तो मतलब जो मैं नॉन करंट लाइबिलिटी लिखवा रहा था वो मेरा पार्ट थोड़ा सा गलत था। तीसरा बायबैक, मतलब अपने ही शेयर अब खरीद रहा हूं, खरीदने शेयर खरीदे हैं, पैसा जाएगा, लिखो माइनस। तो ये कौन सी एक्टिविटी से रिलेटेड है? मैं आज चाहता हूं कि आप माइनस प्लस पे बाद में ध्यान दो, पहले एक्टिविटी पे ध्यान दो। शेयर है, हाँ। अगला एग्जांपल, बहुत बढ़िया, पैसे चुका दिए जिससे लोन लिया था, तो माइनस में। अगला कैश पेमेंट है राहुल, ये कंपनी है ना, कंपनी ने शेयर इश्यू किए हुए हैं, तो जिसने शेयर खरीदे हैं उनको हर साल पैसा भी तो बांटेंगे ना, डिविडेंड बांटेंगे, तो ये भी माइनस है। इस पहले ई वाले को पहले स्टार डालो, पेपर में बहुत बार आया हुआ है ई वाला। आगे कैश पेमेंट फॉर इंटरेस्ट, आपने लोन लिया, बदले में इंटरेस्ट पे कर रहे हो, लोन किससे रिलेटेड होता है? फाइनेंसिंग, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो भी इसको ना रिलेट करो अपना इन्वेस्टिंग का। पिछले पेज पे इन्वेस्टिंग देखो, जब आप इन्वेस्ट कर रहे थे पिछले पेज पे इन्वेस्टिंग वाले में ईएफ कोई पॉइंट था ना, इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव था, तो जब आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अगर पे कर रहे हो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि मिलता किस पे है? इन्वेस्टमेंट पे ना, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पे कब करते हो? फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे। और चेंजेस इन, ये हमने इंपॉर्टेंट नोट पढ़ा था, देखो वही 2 लाइनों वाला इंपॉर्टेंट नोट, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट फाइनेंसिंग एक्टिविटी था ना, कहते कैश और कैश इक्विवेलेंट में मत मानना, फाइनेंसिंग में यहाँ पे लिख भी दिया। और लास्ट डबल स्टार, क्योंकि ये आप भूल जाओगे। प्रीलिमिनरी मतलब ये हमारा ना लोन वगैरह से रिलेटेड होता है, फाइलिंग का खर्चा, सीए को फीस दे दी, बैंक वालों को पेमेंट कर दी, ये लोन वगैरह से कंपनी के स्टार्ट से खर्चा होता है। हाँ नहीं बस नहीं, ऐसे मैं कैसे बस करा सकता हूँ? हाँ जी नहीं, मैं इलस्ट्रेशन 1 ही शुरू करा रहा हूँ, पहले फॉर्मेट कल हमारा स्टार्ट हो जाएगा। पेपर में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक वो जो भी अपन शुरू करने लगे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 1, सॉल्यूशन नहीं देखना, अगर सीखना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ सामने वाले, ये देखना आप लोगों की बुक में, मेरे पास तो ये पुरानी बुक है, आप लोगों की बुक में भी सेम है यही। अब ऊपर पहली लाइन पढ़ना, क्या दी हुई है? फर्स्ट लाइन क्लासिफाई, या फिर चौथा, पहले मैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को याद करना चाहता हूँ। 5 आइटम्स थे, कैश, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म या मार्केटेबल वाले, और 5वां था ड्राफ्ट या चेक। एक बार फिर से बोलो, कैश और कैश इक्विवेलेंट में क्या आता था? सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, या फिर चेक से या ड्राफ्ट। तो ये 4 चीजों के बारे में आप क्लासिफाई करने। हाँ मैंने उस टाइम बोला तो था आपको। चलो अब मेरे को बताते चले जाओ, कैश सेल कहां पे आना चाहिए? राहुल ये कैश सेल है ना मेरे भाई, पहला आना चाहिए ऑपरेटिंग में। देखो पहला समझ में आ गया है? ये पेपर के क्वेश्चन आते हैं, पेपर में ना ऐसे 8 पॉइंट दे दिए जाते हैं, आधे आधे नंबर का एक होता है। नहीं नहीं नहीं, इसके साथ नहीं लिखना किसी ने भी, अगली बार मेरे को रिवाइज कराना, मैं कैसे कराऊंगा? क्वेश्चन ही मार देती हूँ, फिर क्या हो गया?
आप लोगों ने, मुझे जवाब दो, आप लोगों ने अभी सीखना है, क्योंकि ये कौन सा कोई प्रेजेंटेशन है। तो मैं अभी आपको काम की जो बात बता रहा हूं, एग्जाम में काफी बार ना ऐसी 6 आइटम से 8 आइटम्स आ जाती हैं। तुम दोनों अपना आंख मटक्का बंद कर दो। नहीं नहीं, उसको बोल रहा हूं मैं, वो खो जाती है एक बार जवाब देके। कशिश, इधर मैंने आपको बोला था ना, आपने केयरफुली सुननी है क्लास। अभी भी जो बोल रहा हूँ वो भी सुनो। पेपर में 8 आइटम्स या 4 आइटम्स आ जाएंगी, हाफ मार्क की एक आइटम आती है। तो अगर 8 आइटम्स आती हैं तो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, 6 आइटम्स आती हैं तो 3 नंबर का। कभी कभार होता है 3 आइटम आती है 3 नंबर की, वो थोड़ी सी मुश्किल वाली डाल देते हैं। बताना क्या होता है, यही कि ये एक्टिविटीज दे देंगे आपको, ये ट्रांजैक्शन दे देंगे, ये आपसे ये पूछेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग है, मतलब इन चारों का वो करो। 3 तरह की एक्टिविटीज है और एक कैश इक्विवेलेंट। सेकंड वाला अब हम देखते हैं क्या आएगा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। आप दोनों भी देखो, सोचो थोड़ा सा। ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर को रोज सामान बेचते खरीदते हैं, तो ऑपरेटिंग में प्लस या माइनस? प्लस। आगे परचेज ऑफ बिल्डिंग, इन्वेस्टिंग में माइनस। ठीक है, अगली आइटम इन्वेस्टिंग में प्लस। पहली तो आसान है, अब आप धीरे धीरे पता चलेगा। अगर सीखना चाहते हो एज ए चैलेंजिंग तो आंसर मत देखना, मैं भी नहीं देखता, सामने ही देख लो, बात ही खत्म। मुझे भी नहीं आती, मैं भी बड़े दिनों के बाद देख रहा हूँ, मेरी भी गलती हो सकती है, बाद में मैच करेंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी प्लस या माइनस? ये प्लस आएगा यार, इशू ऑफ शेयर्स है। इशू मतलब शेयर सेल करना, पैसा आएगा, पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। फाइनेंसिंग में प्लस। बाय बैक ऑफ इक्विटी, बाय बैक मतलब अपने शेयर खरीदना। कौन सी एक्टिविटी? एफ माइनस। डिविडेंड पेड, प्रॉफिट पे किया है, फाइनेंसिंग में माइनस। अब ध्यान से देखते हैं 8th वाला। इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ऑन डिबेंचर और लॉन्ग टर्म बाय फाइनेंस कंपनी, क्योंकि फाइनेंस कंपनी होती है बैंक, वो इंटरेस्ट पे करे यार, उनके लिए तो ऑपरेटिंग ही हो गया ना, ऑपरेटिंग का माइनस, फाइनेंस का माइनस। ये आपको सिखा रहा हूं मैं, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे ना, उसमें लिखना होता है कि प्लस में आएगा या माइनस में। 1 मिनट पहले 8 तक देखते हैं, किसी को 8 तक डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है? ठीक है। कैश परचेज, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? ऑपरेटिंग में माइनस। कैश परचेज, मैंने अपनी गुड्स खरीदी, जूते वाला है वो डेली बेसिस पे जूते खरीदता है, ऑपरेटिंग। कैश पे टू ट्रेड, ऑपरेटिंग माइनस। रिडम्पशन का मतलब होता है रिफंड करना, फाइनेंसिंग में माइनस। अब लग रहा है सीख रहे हो। अगर किसी को 11th समझ में आ गया तो समझ लो आपको आ रहा है, क्योंकि शेयर्स आप पे कर रहे हो। तो प्लस में माइनस में माइनस, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब अगली 3 एक्टिविटीज मैं लिख रहा हूं, उसमें से मैं कोई 1 या 2 आइटम गलत लिखने वाला हूं, तो आप मेरे को करेक्ट करना, बोलना मत। पहले मैं 3 लिख लूं, फिर देखते हैं। हाँ कुछ भी हो सकता है, देखना। ठीक है, क्यों? ऑपरेटिंग में ऑफिस एक्सपेंस इन्वेस्टिंग में आएगा। ऑफिस एक्सपेंस ये एक ही बार होते हैं। कशिश, आई एम प्राउड ऑफ यू यार, मेरा बिजली का बिल मेरे को एक, वो तो एसेट्स होती है, फर्नीचर। ऑफिस एक्सपेंस मतलब बिजली का बिल, पानी का खर्चा, एम्प्लॉय का खर्चा, काम वाले का, प्रिंटिंग का, ये वो। अच्छा जी, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वही कमीशन देना, ये वो भी मेरा, जैसे अपने बोर्ड बनवाने, पैम्फलेट्स बनवाने, ये वो। 15 मैन्युफैक्चरिंग मतलब काम अपना वो सामान बनाना। तो मैंने क्या लिखा है, क्या आना चाहिए? क्यों भाई? ये है भाई, सेल नहीं कर रहे, ध्यान से पढ़ो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस मतलब मैंने अपने एजेंट को बोला कि पैसे लगा दे,
मैंने बाहर बैनर बनवा लिया, पैम्फलेट्स बांटे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस मतलब कामकाज को बढ़ाने के लिए खर्चे। जैसे अब मैंने एक ब्लड डोनेशन कैंप को स्पॉन्सर किया, ठीक है, तो उसके जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस है। यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स या सर्विस नहीं है। शुरू आपने किया था, आपने उसको बुला के कोई बात करने लग गए थे। परचेज ऑफ गुडविल, आप दोनों अपना कर लो, मैं इनको तो मेरे को पढ़ा दो। परचेज ऑफ गुडविल कहाँ पे आना चाहिए? गुडविल मेरी क्या होती है? गुडविल मेरी क्या होती है? एसेट है, तो एसेट के लिए कौन सी एक्टिविटी होती है? परचेज कर रहा हूं तो माइनस। आगे सेल ऑफ पेटेंट, पेटेंट क्या होता है? इन्वेस्टिंग में प्लस। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आई में माइनस। अच्छा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय अ फाइनेंस कंपनी, टाइम के साथ बीतते हुए दिमाग को जर लगती हुई, कशिश ने ठीक बोला। ये पढ़ तो रहा हूँ 19। अरे परचेज हो चाहे सेल हो, फिर वही बात। आगे क्वेश्चन में फाइनेंसिंग कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट क्या होती है? ऑपरेटिंग नहीं होती? फाइनेंसिंग कंपनी के लिए सेल कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग का प्लस आएगा। नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए इन्वेस्टिंग का प्लस। अब ये वाला पॉइंट तो नॉर्मल सी बात है। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सीए तरुण मोंगिया जी ने, एमसीए ने फर्नीचर परचेज किया, इन्वेस्टिंग का माइनस। अशोका फर्नीचर हाउस, उन्होंने फर्नीचर परचेज किया, ऑपरेटिंग में माइनस। यार परचेज किया, परचेज, हाँ आपने लिया। अरे यार बात ये हो रही है कि फर्नीचर वाले ने फर्नीचर खरीदा तो उसके लिए ऑपरेटिंग हो गया, किसी और ने, नॉर्मली दुकानदार ने अगर फर्नीचर खरीदा तो उसके लिए इन्वेस्टिंग हो गया। अगला, अच्छा आगे 20th, कमीशन एंड रॉयल्टी रिसीव्ड, अभी आया था तीनों एक्टिविटीज में से। ऑपरेटिंग में कमीशन एंड रॉयल्टी, ऑपरेटिंग में प्लस, अभी हमने पढ़ा भी था। आगे 21, बाय फाइनेंसिंग कंपनी, ऑपरेटिंग प्लस, नॉन फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग प्लस, माइनस नहीं, एक्टिविटी चेंज है, इन्वेस्टिंग तो नॉन फाइनेंसिंग है, पैसा तो मिल रहा है ना। आगे डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स बाय फाइनेंसिंग कंपनी, ऑपरेटिंग में प्लस, नॉन फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग में प्लस। अगला रेंट पेड, ऑपरेटिंग में माइनस। रेंट दुकान का ये होता है ना। मेरे को 23 के लिए डाउट है तो उसको एक बार के लिए देखेंगे हम। 23 में ना, ओ नहीं यार, रेंट पेड है, तूने इन्वेस्टमेंट की है, बस 23 है। रेंट है दुकान का, मेरा हर महीने नहीं जाना, तो दुकान से रिलेटेड हुआ तो ऑपरेटिंग ना हुआ। आगे रेंट रिसीव्ड, इफ, इसको स्टार डालो, 19 को स्टार डालना है, 21 को, 24 को, चलो बाद में कर लेना। रेंट रिसीव्ड, अ कंपनीज मेन बिजनेस इज प्रॉपर्टी बिजनेस, ऑपरेटिंग का प्लस, अदर बिजनेस इन्वेस्टिंग का प्लस। इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स ऑपरेटिंग का ही होता है, ऑपरेटिंग का माइनस, 25 का ऑपरेटिंग का माइनस। देखा जाए अगर इनकम टैक्स आइटम चाहे पे कर रहे हैं, कई बार ना एक्स्ट्रा पे कर देते हैं इसलिए हमें रिफंड मिल जाता है, तो ये ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा। आगे बैंक बैलेंस, क्या बात है, ये बड़ी मुश्किल आया है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन द बैंक, ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, मार्केट। चलो बाकी करते हैं कल हमारा फॉर्मेट और प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे।